मैं रेणु कुमारी। आज इस वीडियो में हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति के कवि हैं, इस कवि के बारे में जानेंगे, इनका साहित्यिक परिचय जानेंगे और इनके द्वारा लिखा गया जो कविता है संध्या के बाद, इसका सप्रसंग करना मैं बताऊंगी आज आप लोगों को। तो प्रसंग से पहले या व्याख्या से पहले हम लोग कवि परिचय जानते हैं कि ये जो प्रकृति से इनका लगाव था, प्रकृति के प्रेमी थे, तो इस कवि का जन्म कहाँ हुआ था, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे है, इनकी साहित्यिक परिचय क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ये प्रकृति के, इनको राजकुमार भी हम कहते हैं क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं, क्योंकि ये जो कवि हैं ये प्रकृति से बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और इस कारण से इनके सभी काव्य में प्रकृति की झलक दिखाई पड़ेगी। सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म 1900 ईस्वी को कौशाम्बी गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित गंगादत्त देव, माता सरस्वती देवी। अब ये शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव पर ही हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए मिडिल की 9th हाई स्कूल पढ़ने के लिए काशी चले जाते हैं और फिर वहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सियोल कॉलेज इलाहाबाद चले जाते हैं। जब यहाँ से ये वापस आए तो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिए। ये घर पर ही रह करके बंगाली, अंग्रेजी और संस्कृत के साहित्य का गहन अध्ययन करते हैं और उसके बाद इनके साहित्य पर संत साहित्य और रविंद्र साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद ये स्वाध्याय किए, फिर ये अपने जीविका चलाने के लिए पत्रिका में आते हैं और इनकी पत्रिका का नाम है रूपाब, जो कि 1938 ईस्वी में रूपाब पत्रिका का संपादन का कार्य ये शुरू करते हैं। रचनाएं की बात करें तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। यहाँ पर वीणा है, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुनी और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं इनकी प्रकृति से झलक मिलेगी और ये सब काव्य संग्रह है। उसके बाद इनका एक ही नाटक है ज्योत्सना। सुमित्रा नंदन पंत गद्य और पद्य दोनों का कार्य किए, लेकिन इनको प्रसिद्धि जो मिलती है वो काव्य पर ही मिलती है, पद्य पर ही मिलती है। इनका साहित्यिक परिचय, इनके काव्य में किस चीज की झलकता दिखाई देती है? प्रकृति का तो दिखाई देता ही है क्योंकि ये प्रकृति प्रेमी थे, बचपन से ही प्रकृति से जुड़े हुए थे। इनके काव्य में मानव सौंदर्य, लौकिक प्रेम, सामाजिक वैषम्य, ये सारी चीजें आपको इनकी काव्य में दिखाई पड़ेगी। और इनका जो भाषा है वो खड़ी बोली है, लेकिन इनके काव्य में तत्सम प्रधान खड़ी बोली की बहुलता रहती है। अलंकार की बात करें तो इनके काव्य में उपमा अलंकार, यमक, अनुप्रास, श्लेष, रक्षा, मानवीकरण, रूपक, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, ये सभी अलंकार इनके काव्य में आपको मिलेगी। और इनका देहांत होता है 1978 ईस्वी में। अब हम लोग कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ये जो कविता यहाँ पर दिया गया है संध्या के बाद, ये कविता शाम होने के बाद यानी कि सूरज ढलने से पहले, ठीक सूरज ढलने से पहले और सूरज ढलने के बाद प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, गाँव में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इन सारी चीजों का वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। तो आइए शुरू करते हैं। संध्या के बाद सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्र कर्ण पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। सिमटा पंख, यहाँ पर संध्या को पक्षी का रूप दिया गया है, यानी कि संध्या रूपी पक्षी रूपक अलंकार है। तो सिमटा मतलब सिमट जाना, सांझ यानी कि संध्या, लाली यानी कि लाल। तो शाम के समय जब सूरज डूबने का समय होता है, उस समय सूर्य का जो प्रकाश होता है वो लालिमा युक्त होता है। तो इस संध्या को ही पक्षी का नाम दिए हैं कवि ने कि संध्या रूपी जो पक्षी है, शाम होते ही जब सूरज ढलने वाला रहता है तो उस समय ये लाल रंग धारण किए हुए ये अपने पंखों को समेट लेती है, यानी कि अपने घर की ओर वापस लौटने। सूरज डूबने वाला रहता है तो वो लाल रंग धारण कर लेता है। और जब ये सूरज लाल रंग धारण कर लेता है या पक्षी, संध्या रूपी पक्षी जो लाल रंग धारण किए हुए है, तो किस किस पर उसका प्रभाव पड़ता है ये भी हम लोग जानेंगे। जा बैठी है तरु शिखरों पर, ये जो पक्षी रूपी संध्या रूपी पक्षी है, ठीक है, संध्या रूपी जो पक्षी है वो पक्षी लाल रंग धारण किए हुए जा बैठी, तरु मतलब पेड़, पेड़ों के शिखरों पर जा बैठी। तो शाम जब सूरज ढलने वाला रहता है
हमें लगता है कि वो एकदम पेड़ की ऊपरी शाखा पर बैठ गई है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। आगे है ताम्रपत्र पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। अब ताम्रपत्र यानी कि तांबे का जो कलर होता है, रंग होता है, उसी तरह उसका पर्व यानी कि पत्ता दिखता है। पीपल शतमुख मतलब 100 मुखों वाली, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, स्वर्णिम मतलब सुनहरा, निर्झर मतलब यहाँ पर नदी को कहा गया है। तो जब संध्या लालिमा युक्त होती है और वो सूरज डूबने लगती है तो वो पेड़ों के नीचे जा छिपती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। और उसका जो रंग है, संध्या का जो लालिमा रंग है, वो रंग जो पीपल के पेड़ पर पड़ती है, पीपल के पेड़ के पत्तों पर पड़ती है, तो पीपल का जो पत्ता है वो ताम्र के समान हो जाता है, यानी कि तांबे के समान लाल हो जाता है। ठीक है। और शतमुख यानी कि 100 मुखों वाली जो नदियां हैं, जिनके 100 मुख होते हैं, यानी कि जिधर उनको रास्ता मिले उधर बह जाती है, तो उनका मुंह का कोई ठिकाना नहीं रहता, जिधर रास्ता मिले उधर बह जाती है, इसलिए 100 मुखों वाली कहा गया है। तो 100 मुखों वाली जो नदी है उस पर भी तो उस लालिमा युक्त सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो उसका पानी भी क्या हो जा रहा है, स्वर्णिम यानी कि सोने का कलर का हो जा रहा है, सुनहरा हो जा रहा है। तो लालिमा जो सूर्य का प्रकाश होता है डूबने के समय, सूर्य डूबने के समय, तो वो प्रकाश पेड़ के पत्ते पर पड़ रही है तो वो स्वर्णिम कलर का हो जा रहा है, ताम्र कलर का हो जा रहा है। और जब वही प्रकाश जो है नदी पर पड़ रही है तो वो भी सुनहरा हो जा रहा है। ज्योति स्तंभ सा घर सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता हो। ये ज्योति स्तंभ जो सूर्य का प्रकाश है वो डूबने के समय आप लोग देखिएगा कि उसका प्रकाश जो है वो एकदम लाइन के जैसा खड़ा हो जाता है, नदियों में आप देखिएगा तो ऐसा प्रतीत होता है, तो उसी को ज्योति स्तंभ कहा गया है। और वो जब सूर्य ढलने लगता है यानी कि छिपने लगता है तो धस सरिता यानी कि सरिता नदी में ऐसे जाके डूब जाता है, जो स्तंभ हमको दिखता है वो स्तंभ डूब जाता है। सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, और धीरे धीरे सूर्य जो है क्षितिज पर ओझल होता दिखाई देता है, यानी कि हमारी आंखों से दूर हो जाता है। यहाँ पर क्षितिज यानी कि पृथ्वी और आकाश के मिलने का जो जगह होता है, यानी कि मिलने जैसा आभास होता है, जिस जगह पर आभास होता है उसको क्षितिज कहा जाता है। बृहद जी हम विश्लत केंचुल सा लगता चितकबरा गंगा जी। अब बृहद यानी कि विशाल, जिम यानी कि सांप को यहाँ पर कहा गया, विश्लत थका हुआ, केंचुल सा, केंचुल मतलब जो केंचुल होते हैं सांप का, उसको कहा गया। तो विशाल अजगर, ये जिहम मतलब कि अजगर सांप के लिए कहा गया। तो शाम के समय में स्थिरता आ जाती है नदियों में, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस नदी में अजगर सांप एकदम थक कर क्या हो गया है, सो गया है या लेटा हुआ है, ऐसा प्रतीत, क्योंकि पानी जो होता है नदी का वो शाम के समय स्थिर हो जाता है, उसमें तो उफान नहीं होती है, तो इसीलिए उसको थका हुआ अजगर के समान उस पानी को कहा गया है। लगता चितकबरा गंगा जल, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो कहीं पर पड़ रहा है, कहीं पर नहीं भी पड़ रहा है, कहीं पर लाल पड़ रहा है, कहीं पर पीला पड़ रहा है, इस तरह से चितकबरा कलर का वो नदी का पानी दिख रहा है। धूप छां के रंगी रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित। अब धूप छां नदी के किनारे की यहाँ पर बात हुई है कि नदी के किनारे जो बालू जमा होता है उस बालू में कहीं धूप पड़ता है सूर्य का प्रकाश से, तो कभी छाया हो रहा है, क्योंकि शाम का समय है तो कहीं पर प्रकाश पड़ रहा है, कहीं पर नहीं पड़ रहा है। तो धूप छाया का जो रंग की रेती है यानी कि रेत जो है, बालू जो है, कहीं पर धूप पड़ रहा है, कहीं पर छाया पड़ रहा है, वो बालू जो है अनिल उर्मियों से सर्पांकित, अनिल यानी कि हवा से मिलकर वो ऊपर उड़ने लगती है और इस तरह से सांप का आकार ले लेती है, तो उसका जो अंकित होता है वो सर्पांकित यानी कि सर्प के जैसा अंकित होता है। कौन? बालू, जो हवा से मिलकर उड़ रहा है ऐसे करके, वो सर्प के समान दिखाई देता है। नील लहरियों से लोढ़े पीला जल रजत जल से बिंबी। अब यहाँ पर नीला जो जल का होता है, जल जो होता है नीला कलर का होता है, वो लहरों में लोढ़ित यानी कि लहरों से मिल करके पीला जल रजत जल से बिंबे, वो सूर्य का प्रकाश पड़ा तो वो जल जो है वो रजत यानी कि सिल्वर कलर का हो जाता है। सिकता सलिल समीर सदा से स्नेह पासे बने समुज्वल। सिकता सलिल समीर, अब यहाँ पर सिकता यानी कि बालू, सलिल यानी कि जल, समीर हवा, ये तीनों जो है हमेशा से स्नेह प्यार के बंधन में हमेशा बंधे रहते हैं। कौन कौन? बालू, जल और हवा। अनिल पिघल कर सलिल सलिल जो गति द्रव हो
बर्फ होता है, लेकिन हवा से मिलकर वो पानी का रूप धारण कर लेता है और फिर पानी जो है वो बर्फ का रूप धारण कर लेता है, यानी कि अपनी अवस्था को छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर अनिल जो है हवा पिघल करके जल बनता है और जल जो है अपनी अवस्था को खो करके, उसकी अवस्था कौन सी है? द्रव अवस्था है। उस द्रव अवस्था को खो करके एक बर्फ बन जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका व्याख्या। अब इसमें हम लोग अलंकार की बात करें, इसमें उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहला ही लाइन में आपका रूपक अलंकार है, उसके बाद यहाँ पर केंचुल सा, यहाँ पर उपमा अलंकार है, फिर है सलिल सलिल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यहाँ पर सलिल, यहाँ पर भी आया है, समीर आया है, सदा आया है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया है, और एक जगह स्तंभसा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। भाषा जो है आप देख सकते हैं तत्सम प्रधान शब्दों की बहुलता है, यानी कि यहाँ पर तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं विशेष में कि जगह जगह पर यहाँ पर अलंकारों का प्रयोग हुआ है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर सूरज डूबने के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उन सबका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का जो कविता है, क्योंकि ये कविता बहुत लंबा है और एक वीडियो में बना पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बना रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इससे आगे का कविता को लेकर के। धन्यवाद।